KVS RJ14, the official podcast of KV3 Jaipur. I am your host Harshita Dhawan from KV3 Jaipur, and today we have a very special guest, someone who has been a guiding light for all of us. I would like to welcome Mr. Sanjeev Kumar, the Deputy Commissioner of KVS RO Jaipur. सर का सफर बहुत ही नायाब रहा है। सर ने शिक्षा जगत में बहुत नाम हासिल किया है। सर ने केंद्रीय विद्यालय संगठन में कई वर्ष एज अ टीचर काम किया। सर ने प्रिंसिपल और असिस्टेंट कमिश्नर के पद पर भी कार्य किया है। तो आज हम जानेंगे सर की जर्नी के बारे में, सर के स्ट्रगल्स के बारे में और सर के विचारों के बारे में। सर, सबसे पहले तो थैंक यू कि आपने हमें मौका दिया कि हम आपसे बातचीत कर सकें और आपने अपने कीमती समय में से हमारे लिए वक्त निकाला। थैंक यू अर्षिता, आप यहाँ पे आए और हमसे आप बातचीत के लिए अपना समय निकाला। आपका भी ये सेशन एंड का टाइम चल रहा है और काफ़ी महत्वपूर्ण समय होता है। धन्यवाद। जी सर। सर, आपकी यात्रा केंद्रीय विद्यालय संगठन में बहुत ही लंबी रही है। आपने बहुत सारे विभिन्न पदों पर कार्य किया है। आप अपनी इस यात्रा के बारे में हमें कुछ बताइए। मैं केंद्रीय विद्यालय संगठन में पीजीटी बायोलॉजी के तौर पे 2000 में ज्वाइन किया था, 21 जनवरी, गुवाहाटी संभाग में मीसामारी कैंट में। और वहाँ एज ए पीजीटी मैंने अपने शिक्षण काल के 8.5 वर्ष गुजारे और उसके बाद 8.5 नहीं 9.5 वर्ष गुजारे और 2009 जून में मैं फिर प्राचार्य के पद पे प्रोन्नत होकर के केंद्रीय विद्यालय कैंट जतोक शिमला में नियुक्त हुआ। वहाँ मैं करीब 4.5 साल रहा। वहाँ रहते रहते मुझे ये असिस्टेंट कमिश्नर के पद पे सिलेक्शन के थ्रू अपॉइंटमेंट मिला और वो आगरा संभाग में, आगरा सिटी में वो ऑफिस था। एज ए असिस्टेंट कमिश्नर सहायक आयुक्त के तौर पे मैंने करीब 11 साल काम किए और उस दौरान मैं 3-4 संभागों में काम किया। सबसे पहला आगरा था जहाँ 2.25 साल काम किया मैंने। उसके बाद दिल्ली रीजन में करीब 7 साल काम किया और उसके बाद गुरुग्राम संभाग में 2 साल काम किया। तो कुल सहायक आयुक्त के पद पे मैंने 11 साल काम किया और 21 जुलाई 2025 को प्रोन्नत होकर के एज ए डिप्टी कमिश्नर जयपुर संभाग को ज्वाइन किया और अभी हम आप लोगों के साथ काम कर रहे हैं। यही मेरी केवीएस में जर्नी है। इसके पहले एज ए स्टूडेंट मैंने बिहार से अपनी पढ़ाई लिखाई ज़्यादातर की +2 तक, फिर बीएससी भी पटना यूनिवर्सिटी से किया। लास्ट ईयर ऑफ ऑनर्स जो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी और एमएससी भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया और बीएड मैंने अन्नामलई यूनिवर्सिटी से कॉरेस्पॉन्डेंस के थ्रू 95 में कंप्लीट किया। और केवीएस में आने से पहले 2000 से पहले 99 में मैं कुछ महीनों के लिए केंद्रीय विद्यालय नवोदय विद्यालय में भी कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स के तौर पे 9 महीने के लिए काम किया और ये सफ़र भी बहुत अनुभव वाला था क्योंकि ये रेजिडेंशियल स्कूल था और इस तरह से वहाँ रहते रहते मेरा चयन केंद्रीय विद्यालय संगठन में पीजीटी बायोलॉजी के तौर पे हुआ और उसके बाद मैं केवीएस के लिए ही लगातार काम कर रहा हूँ और बच्चों के साथ काम कर रहा हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सर, आपकी यात्रा बहुत ही अच्छी रही है। आपने सर विभिन्न पदों पर कार्य किया है। आपने विभिन्न पदों में से आपको कौन से पद पर कार्य करके सबसे अच्छा लगा? एज अ टीचर, एज अ असिस्टेंट कमिश्नर या एज अ डिप्टी कमिश्नर या एज अ प्रिंसिपल? सभी पद के अपने अपने महत्व हैं। जब आप बच्चों के साथ सीधे तौर पे जुड़ना चाहते हैं तो टीचर का पद बहुत अच्छा है क्योंकि आप केवल बच्चे को पढ़ाते नहीं है, बच्चे के सर्वांगीण विकास के बारे में, उनके मनोविज्ञान के बारे में भी जानने की कोशिश करते हैं, उनके चैलेंजेस, उनके डिफिकल्टीज, उनके प्रॉब्लम्स को भी जानते हैं और वो आप अपने स्टूडेंट लाइफ से डायरेक्ट को रिलेट करते हैं और अपने तजुर्बे से भी बच्चे को अवगत कराते हैं कि उन स्थितियों में जब बच्चे जिस स्थिति से गुजर रहे हैं उस समय अगर आप एक विद्यार्थी जीवन में किस तरह से अपने चैलेंजेस को, स्ट्रगल्स को ओवरकम करके आगे अपने पढ़ाई की यात्रा जारी रखिए और सफलता के नए आयाम। मगर केवल टीचर होने से ही शिक्षा का संपूर्णता नहीं होता है। एक संगठन को चलाने के लिए प्रिंसिपल की भी उतनी आवश्यकता होती है जिसमें
वो टीचर भी होता है और एक मैनेजर भी होता है, एक ऑर्गेनाइजर भी होता है, एक लीडर भी होता है। तो प्रिंसिपल का रोल ज़्यादा चैलेंजिंग है, क्योंकि आपको बच्चों के साथ साथ टीचर को भी साथ लेके चलना है, और एक जो गोल है केवीएस का उसको अचीव करने के लिए सब में एक अच्छा सा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, टारगेट ओरिएंटेड। तो प्रिंसिपल का भी पोस्ट अच्छा है, और मुझे जो पोस्टिंग मिली थी शिमला में वो जगह ही इतनी अच्छी थी जिसके कारण आपको बहुत ताजगी, बहुत उत्साह प्राप्त होता था। तो वो हिल स्टेशन था, चारों तरफ हरियाली थी, और फिर सनशाइन होता था, फिर स्नोफॉल भी होता था। जो चीज़ें आप वास्तविक जीवन में एज ए टूरिस्ट देखना चाहते हो वो मुझे एज ए प्रिंसिपल केवीएस अनुभव करने का मौका मिला। और हिमाचल के बच्चे, हिमाचल के टीचर भी काफ़ी अच्छे थे, तो उनका सहयोग मुझे बहुत अच्छा लगा। तो वो भी मेरे ये कैरियर का एक अविस्मरणीय काल है। उसके बाद मैं असिस्टेंट कमिश्नर के पोस्ट पे आया। असिस्टेंट कमिश्नर भी एक ऐसा पोस्ट है जिसमें आप ऑफिस में बैठ करके पूरे रीजन में प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज को मॉनिटर करते हो, इम्प्लीमेंट करते हो, और उसमें भी कई सारी वैरायटी है। इसमें आप शिक्षण से हट करके थोड़ा एडमिनिस्ट्रेशन के तरफ भी आने लगते हो, और आपको डिफरेंट स्कूल्स का इंस्पेक्शन करना होता है, प्रिंसिपल्स का एपीआर लिखना होता है, और ओवरऑल देखना होता है कि हमारा जो टारगेट केवीएस ने रिजल्ट के लिए दिया है, स्पोर्ट्स के लिए दिया है, यूथ पार्लियामेंट के लिए दिया है, स्काउट एंड गाइड के लिए दिया है, इन एक्टिविटी के लिए, एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए दिया, वो हम अचीव कर पा रहे हैं। तो सब पोस्ट के अपने अपने चैलेंजेस हैं, अपनी अपनी अनुभूति है। तो मैं ये नहीं कर सकता हूँ कि यही सबसे बेहतर है। हाँ, जैसे जैसे बढ़ते जाओगे ऊपर के पोस्ट पे, तो आपकी जिम्मेदारी बढ़ती जाएगी। टीचर की एक जिम्मेदारी अपने क्लास के बच्चों तक है, प्रिंसिपल की जिम्मेदारी सारे स्कूल तक है, असिस्टेंट कमिश्नर की जिम्मेदारी शैक्षणिक एरिया में जो काम हो रहा है एक रीजन में उसकी है, और जब आप डिप्टी कमिश्नर उपायुक्त बनते हो तो एक संभाग के शैक्षणिक और फिर अकाउंट्स, एडमिनिस्ट्रेटिव सारे अनुभागों की जिम्मेदारी आप पे आती है, और आप एक मुख्य कनेक्टिंग पॉइंट होते हैं हेडक्वार्टर से सारी बातों की जानकारी लेन देन के लिए। और एक बहुत चैलेंजिंग पोस्ट है, और आप जब ऊंचे पोस्ट पे जाते हो तो आपको सुविधाएं भी अधिक मिलती है और आपकी जिम्मेदारी भी अधिक बढ़ती है। तो एक पोस्ट को कहना कि बहुत अच्छा लगा। हाँ, टीचर्स के तौर पे एक सबसे अच्छी बात है कि आप डायरेक्ट स्टूडेंट से इंटरेक्ट करते हो, और उनके हर तरह की गतिविधि में, स्पोर्ट्स से लेके, करियर से लेकर के, को करिकुलर से लेकर के, डिबेट से लेकर के, सभी में आप पार्टिसिपेट करते हो और उनको आप प्रोत्साहित डायरेक्टली करते हो। जबकि आप जैसे जैसे ऊपर के पोस्ट में आओगे वैसे डायरेक्ट इंटरेक्शन थोड़ा कम हो जाता है, बट स्टिल आपके रोल बदलते जाते हैं, और आपको उस रोल में अपने आप को ढालते जाना है और फिर आगे बढ़ते जाना है। धन्यवाद। जी सर, सर आपने बहुत सारे पदों पर कार्य किया है, आपके सारे रोल्स आपने सारे रोल्स बहुत ईमानदारी से निभाए। आपने कोशिश की है। अब जो हमारे स्टेक होल्डर है, हित धारक है, यही वही बताएंगे कि हमने अपनी या केवीएस संगठन में इसका लेखा जोखा रखा जाता है, तो वही बताएंगे। मगर सही में अगर अंतःकरण से पूछा जाए तो मैंने अपने जिम्मेदारियों को, अपने कर्तव्यों का निर्वहन शुद्ध अंतःकरण से निर्वाहित किया है, ये मैं कर सकता हूँ। जी सर। और सर आपने कई वर्ष एज अ टीचर काम किया। आपने कहा कि आपको बच्चों से इंटरेक्शन करके अच्छा लगता है, बच्चों से डायरेक्ट हम बात कर सकते हैं, डायरेक्ट उन्हें प्रोत्साहन दे सकते हैं। तो सर जब आप टीचर थे तब का आपका कोई ऐसा मेमोरेबल मोमेंट है जो आप हमें बताना चाहें? बच्चों से जुड़ी कोई याद, कोई घटना, कुछ भी ऐसा अनुभव जो आप हमें बताना चाहें? हाँ, जब मैं टीचर था तब कुछ ऐसे चैलेंजेस मिले हमें कि मैं सेकंड शिफ्ट में ज्वाइन किया केवी केशवपुरम में, और वो सितंबर का महीना था। जब एक सेशन के 6 महीने गुजर जाए और आपको शुरुआत से सिलेबस को पूरा करने की जिम्मेदारी हो, तो वो बहुत चुनौती भरा होता है। मगर मैंने ये चुनौती को स्वीकार किया, और बच्चों को इस तरह से तैयार पढ़ाने लिखाने का काम किया कि वो मैंने पढ़ाई लिखाई को समझे तो जरूर से, मगर वो एग्जाम में भी अच्छा करें। जो बच्चे अप्रैल से पढ़ाई करते हैं, जो सितंबर से पढ़ाई करते हैं, तो उसमें फर्क नहीं आना चाहिए।
और इसलिए मैं क्लासरूम में जाने से पहले जरूर खुद से तैयार करके जाता था कि कौन से पॉइंट्स हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और नॉलेज पॉइंट्स ऑफ व्यू से दोनों इंपॉर्टेंट है, और उस पॉइंट्स को मैं बहुत एम्फेसिस दे करके क्लासरूम में पढ़ाता था, और इसके कारण बच्चे के क्लास नोट्स भी अच्छे बनते गए। और उसके बाद जो सेशन एंडिंग एग्जाम जब आए तो उसके पहले मैंने हर एक चैप्टर से बच्चे के लिए क्वेश्चन बैंक भी बनाए, और ये काम मैंने 11th के लिए भी किया, 6th के लिए भी किया, जिन जिन क्लासों को मैं पढ़ाता था 7th के लिए। और इसका नतीजा ये हुआ कि सेशन एंडिंग एग्जाम में हमारे बच्चे जो सेकेंड शिफ्ट के थे और वो सितंबर से अपना सेशन स्टार्ट कर रहे थे, उन्होंने अपने एग्जाम में काफ़ी अच्छा किया, और उनसे भी अच्छा किया जिन्होंने फर्स्ट शिफ्ट में 1 अप्रैल से पढ़ाई की। तब और वो जो क्वेश्चन बैंक मैंने बनाया था उससे बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे। तब ये पता लगाने की कोशिश की गई कि सेकेंड शिफ्ट के बच्चों ने कैसे अच्छा किया। तो हमारे प्रिंसिपल को पता चला कि हमने स्ट्रैटेजी शुरू से ही बदल दी थी, क्योंकि हमारे पास समय कम था और हमें अचीव बराबर का करना था जितना कि अप्रैल से बच्चे करते हैं। और इस तरह से हमने जो बच्चे का अचीवमेंट और रिजल्ट देखा, उससे हमें भी विश्वास नहीं हुआ कि वही सिलेबस जो पूरे साल भर पढ़ करके बच्चे अच्छा नहीं कर पाते हैं, 6 महीना भी पढ़ करके अच्छा कर सकते हैं अगर अच्छा गाइड टीचर उसे ठीक से गाइड करे और बच्चे में ये जज्बा भरे कि कम समय में भी अगर आप पूरे फोकस होके काम करोगे तो आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। और इस तरह से उन्होंने लक्ष्य को प्राप्त किया और उन्होंने उपलब्धि हासिल की। इससे मेरा भी आत्मविश्वास बढ़ा और बच्चों का भी आत्मविश्वास बढ़ा कि कम समय भी हो तो हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं अगर हम ठान लें और उसके लिए हम बहुत एकाग्रता से काम करना शुरू करें। तो सर, आपकी बातों से लगता है कि आप बहुत मेहनती टीचर हैं। आपने बच्चों के लिए बहुत मेहनत करी, उनके लिए क्वेश्चन बैंक्स बनाए, उनको पढ़ाने में बहुत अपना समय दिया, अपना पूरा समय अपने बच्चों को पढ़ाने में दिया जब आप टीचर थे। सर, हमने आपके जर्नी के बारे में जाना जब आप टीचर बने, प्रिंसिपल बने, बट एक वक्त होगा जब आप एक स्टूडेंट थे। जब आपको एज ए डेप्यूटी कमिश्नर, एज अ प्रिंसिपल, एज अ टीचर तो बहुत लोगों ने देखा है, बट जब आप एक स्टूडेंट थे तब आप कैसे थे? तब आप शरारती थे? आप क्या चीजें करते थे? कोई ऐसी याद हो, कोई ऐसी घटना हो जो आप हमें बताना चाहें? एज ए स्टूडेंट मैं बहुत रेगुलर स्कूल में विद्यालय में रहना चाहता था और था भी। बचपन में मेरा स्वास्थ्य उतना अच्छा नहीं रहता था तो कई बार मुझे छुट्टी भी स्कूल से लेनी होती थी, मगर मैं अपनी पढ़ाई लिखाई को हेल्थ इशू के कारण कभी पिछड़ने नहीं दिया और हमेशा पढ़ाई लिखाई से लगाव रखा। क्योंकि मैं जिस परिवार में मेरा जन्म हुआ वो बहुत बड़ा परिवार था, उसमें 8 भाई बहन थे। तो और 8 भाई बहन में मैं सबसे छोटा था। तो सब घर में बड़े भाई बहनों को पढ़ते हुए देखने से और उनकी उपलब्धियों और को देखते हुए मुझे लगता था कि हमें भी कुछ करना है, क्योंकि वो लोग काफ़ी अच्छा पढ़ने लिखने में थे और काफ़ी अच्छा कर रहे थे। तो इसी दौरान मैं पटना में एक बार एक विद्यालय में पढ़ने के लिए आया। उस समय मैं 3 से सीधे 5th में मेरे फादर ने मुझे एडमिशन करवा दिया। तो वो मेरे लिए थोड़ा-सा एक गैप था जिसके कारण काफ़ी शुरू के समय में दिक्कत आई और ऐसा भी हुआ कि 5th में मैं मैथ्स पेपर में फेल भी कर गया टर्म टेस्ट में। जब मेरे पिताजी जो खुद इंजीनियर थे उन्हें पता चला कि मैथ्स में मैं फेल कर गया हूँ और सब्जेक्ट्स में मेरे अच्छे मार्क्स थे, तो उन्होंने कारण जानना चाहा और पता लगाया कि ज्योमेट्री में मुझे दिक्कत हो रही है और उन्होंने वो केवल उस दिक्कत को प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया और फिर मैं मैथ्स में भी अच्छा करने लगा। और नतीजा ये हुआ कि उस 5th क्लास में एट द एंड ऑफ द सेशन आखिर में मैं पूरे क्लास में फर्स्ट पोजीशन पे आया। उसी क्लास में जो मैं मैथ्स में फेल हो गया था, फिर से तैयारी की 3 महीने के अंदर अंदर और मैथ्स को सुधारा और दूसरे सब्जेक्ट को भी सुधारा और जो रेगुलर स्टूडेंट थे उनसे compete करते हुए मैं उसी क्लास में जिस क्लास में फेल हुआ था फर्स्ट पोजीशन पे आया। तो ये मुझे बहुत अपने आप पे विश्वास हुआ। मुझे अपने पिताजी पे, अपने परिवार के सदस्यों पे भी बहुत मैंने ये है कह सकते हैं कि फक्र हुआ कि देखो ये हमें सहायता देंगे, पहुंचाएंगे तो हम कठिन से कठिन लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। और इस तरह से आगे जर्नी बढ़ती गई और
बिहार से करने के बाद फिर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी आया एमएससी करने के लिए, मगर उस समय ग्रेजुएशन 3 साल का होता था और बिहार में 2 साल का। तो 1 साल के लिए फिर हमने ब्रिज कोर्स में दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की और फिर एमएससी यहाँ से दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया। मगर एमएससी में मेरे बहुत अच्छे अंक नहीं आए। मैं एमएससी करते करते जेआरएफ सीएसआईआर एग्जाम भी क्लियर किया, मगर उसके लिए न्यूनतम अंक प्रतिशत 55% होना चाहिए और मुझे अपने सब्जेक्ट में मात्र 52.1% आए। और ये भी एक आश्चर्य की बात हुई हमारे प्रोफेसर्स के लिए कि ये 52.1% ला करके सीएसआईआर जेआरएफ फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे क्लियर कर लिया। तो इसका 2 कारण था कि मेरे फंडामेंटल्स बहुत मजबूत थे। मैं +2 में ग्रेजुएशन में अच्छे से पढ़ाई किया था और वो सारे फंडामेंटल्स आपके हायर एग्जाम्स के एंट्रेंस में भी काम आते हैं। और एमएससी में उतने अच्छे अंक प्राप्त नहीं होने के कारण ये था कि ग्रेजुएशन मैंने उतने ढंग से नहीं करा, क्योंकि मैं मेडिकल की तैयारी में लगा हुआ था और इसका नतीजा हुआ कि जो आपका नॉलेज गैप होता है वो आपको हायर लेवल पे भी उसका इम्पैक्ट पड़ता है। इसलिए अगर आप नीचे के क्लास में अच्छे से नहीं पढ़ते हो तो कभी ये मत सोचना कि अचानक से ऊपर के क्लास में हम बहुत अच्छा कर लेंगे। तो ये 2 कारण थे। फिर भी मुझे वो कॉन्फिडेंस आया और फिर मैंने अपने सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम की तैयारी की। 3 बार मेंस एग्ज़ाम भी लिखा, उसमें चयन नहीं हुआ मेरा, मगर हर एग्ज़ाम से हमने कुछ ऐसी चीज़ें सीखी जो आगे के एग्ज़ाम के लिए हमें तैयार करता रहा। इसी तरह से बच्चे छोटे छोटे असफलताओं से घबराने की ज़रूरत नहीं, आप लगे रहिए, अपने लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट होने चाहिए और उस पर मेहनत करते जाएं। आज न कल आप सफल होंगे और आप वही काम करें जो आपकी अभिरुचि हो। अगर अभिरुचि की नहीं होगी फिर आप सफल नहीं होंगे। पढ़ने पढ़ाने में सीखने में मेरी अभिरुचि थी और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि इंजीनियर्स के फैमिली में पैदा होकर के मैं ही इकलौता अपवाद सदस्य उस परिवार का है जो टीचिंग लाइन में आया है और इस पोस्ट पे आया है। मेरे जितने ब्रदर्स हैं, मेरे जितने ब्रदर इन लॉ हैं, जितने कजन्स हैं, सारे के सारे इंजीनियर्स हैं। इवन सम लेडीज मेंबर्स लाइक भाभी वगैरह, सिस्टर्स वगैरह, वो भी इंजीनियर ही हैं। तो मैं अपवाद के तौर पे निकला अपने परिवार से, मगर आज के दिन भी सभी लोग मुझे बहुत सम्मानित दृष्टि से देखते हैं और कहते हैं कि आपने ज़िंदगी में जो कुछ सीखा, पढ़ाई लिखाई की, उसका कुछ अंश आप बच्चों के लिए, शिक्षा के लिए, देश के निर्माण के लिए उपयोग कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है और इसको आप ईमानदारी से, पूरी तन्मयता से, पूरी निष्ठा से करते रहें। यही वो हमेशा हमें शुभकामनाएं देते हैं। सर, आपने बताया कि आप बचपन से ही बहुत मेहनती थे, आपका पढ़ाई में बहुत रुचि थी और आपने कभी भी अपने पढ़ाई फेलियर के से साथ साथ मुझे खेल में भी अभिरुचि थी। मैं शाम में जरूर से खेलता था और इवन केवीएस में स्टाफ स्पोर्ट्स रीजनल लेवल और हेडक्वार्टर लेवल पे दिल्ली में हुआ था। तो मैं उसमें टेबल टेनिस चैंपियन भी रहा पूरे दिल्ली रीजन में और केवीएस हेडक्वार्टर लेवल पे, और इसके कारण मैं 3 बार सम्मानित भी हुआ। मुझे मेडल्स और ट्रॉफीज भी मिले और ये सब सम्मान मुझे हमारे सम्माननीय आयुक्त श्री संतोष कुमार मल जी के कर कमलों से मिला, तो और भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। इससे मेरी पहचान एक प्रशासक, एक सहायक आयुक्त ही नहीं, एक खिलाड़ी के तौर पे भी हुआ और इससे मुझे बहुत खुशी है। और वो मेडल्स मैंने अपने पिताजी जो 1991 में गुजर गए उनको समर्पित किया कि सर्टिफिकेट्स तो कोई नहीं देखता है मगर मेडल्स सब देखते हैं। तो मैं उनके फोटो पे माला के जगह अपने मेडल्स ही समर्पित कर दिया हूँ, जो जब मैं घर पे जाता हूँ तो बहुत देखता अच्छी हूँ बात। और बहुत मैं खुद भी स्वप्रेरित होता हूँ कि देखो मैं जिंदगी में जो स्टूडेंट लाइफ में नहीं अचीव किया स्पोर्ट्स के फील्ड में, वो मैं एज ए असिस्टेंट कमिश्नर केवीएस के अधिकारी के तौर पे प्राप्त किया, जिससे मुझे आत्मसंतुष्टि मिली। सर, आपकी बातों से लगता है आप बहुत टैलेंटेड रहे हैं, आपने हर फील्ड में बहुत नाम कमाया, आपने बहुत सारी इंटरेस्ट थे आपके। टैलेंट, हाँ, टैलेंट कोई वैसी चीज नहीं है जो कि कहीं है और आप ले आओ। टैलेंट है कि आपकी अभिरुचि किन किन क्षेत्रों में है और आप कितना उस पर मेहनत करते हो, तो वो फिर वो चीजें आपकी अपनी होती जाती है। तो प्रतिभा आप बना भी सकते हो, निखार भी सकते हो। प्रतिभा जन्मजात होती हो ऐसी बात नहीं, कुछ हद तक होती है, मगर पूरी तरह से जन्मजात प्रतिभा पे ही अपने आप को आश्रित कर लेना, भाग्य के भरोसे छोड़ देना, नियति के, ये ठीक नहीं है। अगर आप मेहनत करते जाएंगे
अगर आज के टाइम में अगर आप किसी भी एक महान खिलाड़ी को ले, चाहे सचिन तेंदुलकर को ले, विराट कोहली के ले, आज के टाइम में यशस्वी जायसवाल को ले, वैभव सूर्यवंशी को ले, तो उन लोगों ने भी काफी मेहनत की है और आगे भी मेहनत करते रहेंगे, अपने आप को फिट रखेंगे, तभी वो टिक पाएंगे। तो प्रतिभा तो बनाया जाता है, निखारा जाता है अपने मेहनत से, अपनी निष्ठा से, अपने समर्पण से। तो अगर एक चीज आप कर सकते हैं तो आप जरूर। वाह सर, ये हमारे संगठन के लिए काफी गर्व की बात है। हमारे बच्चों को और बहुत से लोगों को आपकी इन बातों से बहुत कुछ सीखने का मौका मिला है। और सर, जैसा कि हमने आपके बारे में जाना, बहुत कुछ सीखा हमने। सर, आप यहाँ पे, हम आप सभी आपको जानते हैं, आप एज अ टीचर यहाँ पे हैं, एज अ डेप्यूटी कमिश्नर अभी यहाँ पे नियुक्त हैं। बट सर, आप अपनी फैमिली के बारे में क्या कुछ बताएंगे? सर, आप घर पे कैसे हैं? जैसे आप यहाँ हैं, आप वैसे घर पे भी वैसे ही रहते हैं? मैं घर पे एक आम इंसान की तरह रहना पसंद करता हूँ। नॉर्मल कपड़े पहनना, नॉर्मल ढंग से परचेजिंग करना, और वो जो ठेले वगैरह पे अच्छा अगर साफ सुथरा है तो पानी पूरी, फुकचा, सांभर, डोसा जो भी है वो खाना। मैं ऑफिस आवर में ही औपचारिक रूप से रहना चाहता हूँ। औपचारिकता मैं ज़्यादा समय तक ओढ़ करके रहना नहीं रह सकता हूँ, और इसलिए मैं लोगों से घुलना मिलना, मिलना जुलना, बातचीत करना पसंद करता हूँ।